बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी वॉचिंग चैंपियंस ट्रॉफी रिव्यू और मैं हूं आसिफ खान। आप ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। कल जो मुकाबला हुआ, पाकिस्तान को शिकस्त हो गई भारत के हाथों, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आज ही मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल कासिम साहब। पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेली, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हुआ करते थे, उसके बाद चीफ सेलेक्टर भी रहे और मुख्तलिफ जहतों में इन्होंने काम किया। तो सबसे पहले इनको सलाम पेश करूँगा, उसके बाद फिर मातम करेंगे हम सब साथ ही मिलके। आपको भी शामिल करूंगा आज अपने प्रोग्राम में। आप एक्सपर्ट्स की राय भी जानेंगे टेलीफोन लाइन के ज़रिए। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कल का मैच आपने पूरा देखा? बिल्कुल। कल के मैच की बात शुरू करते हैं हम। मतलब एक तो सरसरी सी बात पहले ये हो जाए कि भारत की टीम क्या बहुत मजबूत है और पाकिस्तान की टीम बहुत कमज़ोर है। ये वजह है शिकस्त की, क्या कुछ और? देखिए, उनकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है। वो उनके पास हर शोबे के लिए 3-3, 4-4 प्लेयर्स हैं। उनको कहीं कोई अगर अनफिट हो जाता है तो वो कमी पूरी हो जाती है। उनके पास इतने रिजर्व प्लेयर्स हैं, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। और दूसरी जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी टेक्निकल कोचिंग जो सब मैनुअल के हिसाब से है। वो बवक्त ज़रूरत स्लो भी खेलते हैं, बवक्त ज़रूरत तेज़ भी खेलना जानते हैं। और तेज़ खेलने का मकसद ये नहीं होता है कि उल्टी सीधी हिटें मारना, बल्कि कैलकुलेटेड हिट कर मारना, गैप्स में खेलना। उनको ये गेम की रीडिंग इतना उनका तजुर्बा हो गया है। उनके प्लेयर ज़्यादातर देखिए, हर प्लेयर को जब उठाएंगे तो आपको किसी ने 30 मैच खेले में, किसी ने 40 मैच खेले में वनडे के, तो उनका तजुर्बा भी बढ़ता गया है और IPL से उनको बहुत सपोर्ट भी मिली है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी प्रिपरेशन पिछले 5-10 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और अब उसके फ्रूट्स जो हैं उनको मिल रहे हैं। तो उनको ज़्यादा कोचेस को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ उनको एक प्लान देना पड़ता है और वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इसको हम मज़ीद आगे बढ़ाऊंगा इस सूरत हाल को, लेकिन उनकी आपने बेंच स्ट्रेंथ की बात की। उसमें वरुण चक्रवर्ती बेंच पर बैठे हुए थे, वाशिंगटन सुंदर बेंच पर बैठे हुए थे। मतलब वरुण चक्रवर्ती आया है बुमराह की जगह, लेकिन उसने मैच नहीं खेला। जी जी। तो इतनी स्ट्रांग बेंच है, बहुत स्ट्रांग बेंच है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हर शोबे के लिए 3-3, 4-4 ऑल्टरनेट्स हैं और वो सारे के सारे अच्छे हैं। उनके लिए सिलेक्शन के लिए बड़ा, कप्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि कौन सा कॉम्बिनेशन लेके चले और किसको खिलाएं। मगर कंसिस्टेंसी उन्होंने फिर भी रखी हुई है, बरकरार रखी हुई है। थोड़ा सा मैच पे आने से पहले बात मैं करना चाहूँगा, मतलब क्या वजह है कि वो बेंच अपनी बनाने में कामयाब हो गए, यानी सिलेक्शन में? तो पाकिस्तान को किसने रोका था कि आप भी अपनी मर्जी के लड़के सेलेक्ट करते, एक लड़के के पीछे दूसरा लड़का आप भी सिलेक्ट कर सकते थे? नहीं, हमारा चीफ सेलेक्टर आपकी राय? हमारे जो हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर हमने तो बहुत सारी चीज़ें, इतनी तब्दीलियाँ की हैं ना पिछले 5-10 साल के अंदर कि कोई सेट सिस्टम चलने नहीं दिया, ना चला ना चलने दिया गया। और उसका नताइज क्या हो रहा है कि देखिए, क्लब क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, रीजन क्रिकेट का कोई पता नहीं है। डोमेस्टिक में कायद ट्रॉफ़ी जो है उसकी अहमियत ही बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। वो नया एक फॉर्मेट शुरू कर दिया गया 5 टीमों का, वो उसमें मेंटोर अलग आ गए। तो कोई, यानी हर चीज़ जो है ना तितर बितर अलग अलग हो रही है। कोई मजबूत तरीके से, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लब टिल एंड तक का कोई सिस्टम अगर ऐसा बन जाए तो उससे फिर आपको देखिए फ़ायदा होता है। उन्होंने अपने सिस्टम में कहीं तब्दीली नहीं की। वो अपने सारे एडिशन तो डिडक्शन हो सकती है छोटी मोटी, मगर वो जो ओवरऑल फॉर्मेट है या जो काम करने का तरीक़ेकार है उनका, उसमें कोई तब्दीली नहीं। उनकी जो एकेडमी है वो बड़ी फ़ाल है। हमारी एकेडमी का कोई पता ही कोई नहीं है कि किस तरह से चलेगी और कैसे चल रही है। और पिछले कई सालों से वो डॉर्मेंट पड़ी हुई है। उसका कोई मेरे ख्याल में बेनिफिट हमें तो नज़र नहीं आया कि मैं कहूँ कि यार वहाँ पर ऐसा है कि चलो ये हमारा कोई प्लेयर फेल हुआ है, वो चला जाए वहाँ जाके को ठीक करेक्शन कर लेगा। करेक्शन की नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके ट्रेनर्स हैं, देखिए खेलना एक अलग बात है, मैं आपको सच बता दूं, खेलना एक अलग बात है और क्रिकेट को सिखाना अलग बात है। ऐसे ही जैसे स्टूडेंट होता है, वो क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ के आ जाते हैं, मगर सारे टीचर नहीं बनते। फिर उसमें से वो जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिनका ये ब्रेन होता है या वो चाहते हैं सिखाना, ये एक आर्ट है, जिसको सिखाने का आर्ट आता होगा वही सिखा सकेगा। तो ये हम आपको जो आपने हमारे जो माजी के जो प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर्स हैं, जिनको जॉब मिल गई है, वो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको रोल देना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी को कोचिंग नहीं आती सिखाना, तो वो सिखाना एक आर्ट है। मैंने जैसे कहा, बच्चे को किसी को ट्रेन करना
वो है। आप राहुल द्रविड़ को देखिए, अंडर 19 का पूरा सेटअप जो है वो इंडिया ने उसके हवाले किया, और आज गिल जो है उसकी एक बड़ी मिसाल है मौजूद है कि वो उसी प्रोडक्ट से निकल के आया है। बल्कि हवाले नहीं किया था, आपकी बात काट रहा हूँ, 2016 में लक्ष्मण, गंगुली और तेंदुलकर, ये 3 रुकनी एक कमेटी बनी थी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो राहुल द्रविड़ को बुला के उन्होंने उसको ऑफर की कि सीनियर टीम के साथ जाओगे या जूनियर टीम के साथ। सही बात है। तो राहुल ने कहा जूनियर टीम के साथ, और 1 साल तक उससे आप पूछेंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये राहुल द्रविड़ का जर्नी है। तो ये देखिए ना, उसको भी फ्रीडम मिला और उसको चॉइस मिली, और प्लस उसने डेडिकेशन के साथ, देखिए कोचिंग जो है वो ये सिखाना या उस्ताद बनने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, जब उस पर वक्त देना पड़ता है। हम अब पहले ज़माना और था, 90s की बात करते हैं। 90s में आपको मैं याद दिला दूं कि गली गली नेट्स लगते थे। जी जी बिल्कुल, हर ग्राउंड में नेट्स लगते थे, और हर क्लब का अपना नेट्स होते थे। हम प्रैक्टिस करने जाते थे, और सीनियर्स जो होते थे वो हमारी गाइडेंस करते थे, ठीक है। वो एक अलग दौर था। अब हालांकि इतनी फैसिलिटीज़ हैं, एकेडमीज बनी हुई हैं, ग्राउंड्स बने हुए हैं, हर चीज़ तैयार मिलती है, मगर जो सिखाने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो डेडिकेशन के साथ काम करें। वो सिर्फ अगर उन्होंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लिया है कि उनको रोज़गार मिल गया या ये, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो उनकी सलाहियत है उसके मुताबिक अगर किसी की बैटिंग एबिलिटी है तो वो उसको टेस्ट तो करे, वो बता भी सकता है कि नहीं बता सकता। ठीक है। अब जो कल मुकाबला हुआ उसकी समरी अगर हम देखेंगे तो 241 रन पाकिस्तान ने बनाए, उसके जवाब में भारत की टीम ने बासानी पूरा कर लिया स्कोर। 244 रन भारत ने बना लिए, और भारत ने जिस तरह से रन बनाए, उनकी विराट कोहली की परफॉर्मेंस आप देखें, उनके साथ श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस देखें। विराट कोहली से मैं शुरू करना चाहूँगा। इस इनिंग में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो विराट कोहली ने किया, ऐसा लगता था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जितना कैलकुलेटेड वो खेले हैं, आखिर में तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वो चौका जो मारा, आखिरी 4 रन चाहिए थे उनकी सेंचुरी में, और 4 ही रन चाहिए थे जीत के लिए, तो कितने आराम से उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया। देखिए, आपको लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था, आपने यही क्वेश्चन किया था कि विराट कोहली या कोई प्लेयर अगर फॉर्म में नहीं होता है तो वो कैसे कम बैक कर सकता है, कैसे वो वापस आ सकता है फॉर्म के अंदर। ये विराट कोहली की इनिंग भी देखें जी। आप विराट कोहली के बारे में तो कहते जाइए। आप ये देखिए कि विराट कोहली ने वो तरीका अडॉप्ट किया जो एक अच्छे क्रिकेटर को अडॉप्ट करना चाहिए। उसने सिंगल्स पे जोर दिया, स्टे ऑन द विकेट, और ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन किया, और उसके बाद जैसे जैसे वो सेट होता गया, आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर उसके बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, फिर उसकी बैटिंग का स्टाइल ही बदल गया, फिर वो हर शॉट खेलने लगा। क्यों? कि आई कोऑर्डिनेशन उसकी बेहतर हो गई, उसने पूरा वक्त दिया बॉल को देखना, सिचुएशन को देख के खेलना, और जैसे आपने कहा कि वो चौका उसने मारा कैलकुलेटेड, और उसको जगह का पता था। देखिए, ये इनको पता होता है कि किधर खेलना है। ये बड़े प्लेयरों की निशानी होती है कि जिसको ये पता हो कि यार मैं आउट होना कोई बुरी बात नहीं है, आउट तो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, मगर आप जब आप फॉर्म में हो तो आप कैसा खेलते हैं वो देखने की ज़रूरत है। वो आप उनको देख लिए कैसे तरीके से। कंप्यूटर इसके जहन में ऐसा लगता है कंप्यूटर है। बिल्कुल। तो आपके टाइम का कोई प्लेयर आपको याद आता है कि वो कोहली जैसा है या कोहली उस जैसा है? मैं तो मेरे लिहाज से इंजमाम उल हक को मैं बहुत रेट करता हूँ, जावेद मियाँदाद, ये ज़हीर अब्बास, ये वो प्लेयर थे जो एक बार अगर सेट हो जाते थे तो फिर उनको आउट करना बड़ा मुश्किल होता था। वो कोई आपको लुकना, और वो शौक से रन बनाते थे। ये इनका इंटरेस्ट, जज्बा होता था उसके अंदर, पूरी डेडिकेशन के साथ खेलते थे। ये बॉलर से मुकाबला होता था उनका, ऐसे नहीं होता था। इंजमाम की इनिंग आप देख लीजिए, आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ हम मैच हार रहे थे और उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, पाकिस्तान को मैच जिताया। तो ऐसे बहुत सारे हैं। सलीम मलिक बहुत अच्छा प्लेयर था हमारा। तो मैं समझता हूँ कि वो ब्रीड जो है वो अभी नहीं है। ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, ये इनका फर्स्ट क्लास का भी इतना वसी तजुर्बा नहीं है। मैंने हमारे प्लेयर्स की तरफ आऊँगा। पाकिस्तान की बॉलिंग को ज़रा देखें। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, शाहीन ने 73 रन दिए, हारिस ने भी काफ़ी रन दिए। नसीम शाह कदरे बेहतर बॉलिंग तो उनकी नज़र आई, लेकिन वो भी रन्स पड़े उनको भी। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि मैं प्रीमियर फास्ट बॉलर हूँ। प्रीमियर फास्ट बॉलर वाली आपको कोई शक इसमें नज़र आती है? 240 रन आपने किए, और जो आपकी पहले टॉस जीत के आपने इंडिया को बैटिंग दी है,
तो पहला तो ये था कि इस विकेट पे मैं मानता हूँ कि आपने इस विकेट पे कोई मैच नहीं खेला था तो आपको आइडिया नहीं है, मगर ये हम सब बताए जा रहे थे और वो उनके जो मैचेस पहले बांग्लादेश का और इंडिया का हुआ वो भी बता रहा था, एविडेंट था कि ये गेंद यहाँ स्लो विकेट है या टर्न होगा। तो और हमें जो है कोशिश करनी है कि मिनिमाइज इंडियन बैटिंग को जो है वो रन रोकने। हम क्या करते हैं कि हमारे बॉलर जो है ना वो अपनी पुरानी बातों को जहन में रखते हुए कि जी मैं आउट कर दूंगा तो हीरो तो है, आप अपना कंट्रोल करें और मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेलें ना। आप आराम से पहले, हम पाकिस्तान को ज़रूरत है कि पहले 10 ओवर में 20 ओवर में रन ना बने और फिर उसके बाद अगर आपको कोई मौका मिलता है विकेट लेने का तो ज़रूर विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए। मगर आप देखिए वाइट बॉलें कितनी की शाहीन ने, और फिर जब वो लूज़ बॉलें थी, गुस्से में जब आप करते हैं, जज्बात में आप गेंद करते हैं तो आप गेंद पे कंट्रोल नहीं रहता, फिर आप उल्टी सीधी शॉट पे चाहिए, वो फील्डर है नहीं, आपने शॉट बॉल कर दिया गुस्से में तो चौका तो लगना ही है। तो सबसे पहली ज़रूरत है, अच्छे बॉलर हैं, इनके पास स्विंग भी है, उनकी जो स्विंग है इस पर इनको कंट्रोल करना चाहिए, इसको पर काम करना चाहिए। वो यही विकेट टेकिंग बॉल है। आप वसीम अकरम को देख लीजिए, वो लेफ्ट आर्म था तो उसका गेंद कितना मूवमेंट होती थी, तो वो कभी मूवमेंट को ही, उसने सारी ज़िंदगी मूवमेंट को ही ध्यान में रखा है, उसने कभी स्पीड को ध्यान में नहीं रखा। स्पीड तो ऑटोमेटिकली जब आप बॉलिंग करेंगे तो आपके आ ही जाएगी। वसीम अकरम साहब को कल मैं सुन रहा था, वसीम अकरम ने कहा कि शाहीन गेंद अंदर तो लेकर आता है लेकिन बाहर नहीं निकाल पाता, तो ये प्रेडिक्टेबल बॉलर है। आप भी ऐसा समझते हैं? नहीं, अब लोग खेलते खेलते देखिए ना, एक अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं, फिर PSL में खेलते हैं या दूसरे लीगों में खेलते हैं, तो प्लेयरों ने आइडिया कर लिया है कि ये किस टाइप की बॉलिंग है करते हैं ये, तो उसके बाद फिर वो अपना गेम प्लान भी वो चेंज कर देते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ऐसा है। चलें गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक जय्यद सहाफ़ी हैं हमारे साथ, महमूद रियाज साहब, और 22 साल से ये सहाफ़त कर रहे हैं और सहाफ़त करते करते इन्होंने ऐसे कई मौके, मुझे उम्मीद है कि देखे होंगे, मुझे यकीन है कि देखे होंगे। और अब मैं महमूद साहब, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया। हम बात कर रहे हैं, इकबाल कासिम साहब और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपने कई मौक़ों पर देखा, 2003 का वर्ल्ड कप देखा, 2007 का देखा, आगे वर्ल्ड कप देखे, उसके बाद होने वाले आपने पोस्टमार्टम्स भी देखे, तो इस दफ़ा भी आप यही देख रहे हैं कि कप्तान पे मलबा गिरेगा या किसी और पे मलबा गिरेगा? पहले तो ये सवाल है मेरा आपसे। सबसे पहले तो इकबाल कासिम भाई को सलाम, हमारे बड़े सीनियर, और आपको भी सलाम भाई। बात ये है कि आप सबको हम जब से देख रहे हैं, काका के ज़माने में हम छोटे थे, हमारी क्रिकेट से मोहब्बत ये है कि हमने इनको भी देखा अपने बचपन में। और बात ये है कि वो जो एक पोस्टमार्टम होता है ना, उसके अंदर एक स्केप गोट तलाश की जाती है, जो पाकिस्तान में 99.9% जो है ना, नहीं 100% कर लो, 100% ऐसे हुआ है। हाँ, बस कप्तान को स्केप गोट बनाकर आपको निकाल दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस सिस्टम की बात नहीं की जाती, जिस सिस्टम की वजह से आज इंडिया इतना मजबूत हो गया है कि आज मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान इंडिया का कोई मुकाबला है, आप अपनी टीम को शायद अफगानिस्तान के साथ भी खड़ा न कर सकें। बात यह कि अगर आप भारत की इनिंग देखें तो आपको एक इनिंग करती हुई नजर आई है, एक टीम खेलती भी नजर आई है। और पाकिस्तान की टीम अगर देखें तो आपको ऐसा लग रहा था कि एक हजूम है, शक्लें लटकी हुई, फील्डिंग बिल्कुल गिरी हुई। कल आपको वकार यूनुस ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि जब टीम बड़ी डीमोरलाइज हो रही होती है तो फील्डिंग से भी पंप किया जाता है। उन्होंने यही कहा कि अकेला बॉलर कुछ नहीं करता। वसीम के साथ वकार यूनुस थे और उनके साथ सईद अजमल थे, सकलैन मुश्ताक थे, पूरी एक टीम कॉम्बिनेशन है। मुझे आप आसिफ साहब एक बात बताएं, पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है कि जी खुशदिल शाह और आपने फहीम अशरफ को गलत सेलेक्ट किया। फहीम अशरफ तो खेला ही नहीं, खुशदिल शाह ने परफॉर्म कर दिया, बाकियों ने क्या किया आप मुझे बताएं। सारे चलें, मैं सवाल को रिफ्रेश कर देता हूँ, पहले परफॉर्मेंस को आप डाइसेक्ट कर लें कि कौन कसूरवार है कल के मैच में, फिर मैं आपसे अगले लाएमल पे बात करूंगा। देखिए कसूरवार आपको पता है, जब आप रन बॉल नहीं खेलेंगे, आप जिसे कहना चाहिए जिस बॉल रन नहीं चेज करेंगे, और वो आप क्या कहते हैं उसको, इस वक्त मेरे जहन से वो खास तौर पे ग्लव्स होता है जो गेम अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, हाँ वो नहीं होगा आपका ना। आप मुझे बताएं,
आपको टीम को अपनी स्ट्रेंथ देखनी है ना कप्तान को। जब आपने टॉस जीत के बैटिंग किया तो आपके दिमाग में यही है ना कि आप 300 का टोटल लगाएंगे, 300 और 350 पे जाएंगे तो 280 करेंगे ना। 280 करने के बाद आपकी टीम एक वेल बैलेंस हो जाती। आप मुझे बताएं कि वो भी तो आया कप्तान, 15 बॉलों पे 20 रन करके चला गया। वो इंडिया मुस्तकिल इसी तरह खेल रहा है कि पहले 10 ओवर में 70-80 रन करने हैं और उसके बाद देखें आप पूरा पाकिस्तान मवाजना, हमारा बाबर किंग, उनका विराट कोहली। क्या आप मुझे बताएं बाबर की इनिंग को आप मैच कर सकते हैं? मैं कानों को हाथ लगा के कहता हूं भाई, बाबर का विराट कोहली से कोई मुवावजा नहीं है। और जो आप करते एक हैं बात उनको बताएं, क्रिकेट का कुछ नहीं पता। ये काका बैठे हैं पाकिस्तान में सुपरस्टार बनने के लिए, जरूरी है कि आप भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस दें। ये है ना तौसीफ, और वो रातों रात आप देखें खेल तो इनका हमेशा से था। बाबर की कितनी मैच विनिंग्स हैं। चलो ठीक है भारत के महमूद, खिलाफ। महमूद भाई आपका जर्नलिस्ट जाग गया अंदर का, तो काका से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं वो कर लें। चलें, आपको मौका दिया मैंने। नहीं इकबाल भाई, आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में आप एक इदारे से मुंसलिक रहें, एक एचआर ये होता है ना टीम भी, कि टीम लाते हैं। सबसे पहले तो आप बंदे को हायर करते हैं, फिर उसको ट्रेंड करते हैं, फिर आप उसे रिटेन भी करते हैं कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहे। क्या ये तीनों प्रोसेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो रहा है? आप जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हमें नए बंच ऑफ प्लेयर ले जा रहे हैं, इनको ट्रेन करने। अचानक पूरी टीम का हुलिया बिगड़ जाता है, हैयत बिगड़ जाती है और वो भानमती का कुंभा आ जाता है। काका, अब आप मुझे बताएं डोमेस्टिक क्रिकेट कराची में खेली जा रही है। आप जो डिपार्टमेंट के भी हेड थे उसमें। नहीं देखिए, बात यह है रहमत भाई कि आपकी बात दुरुस्त है कि जब तक कि आप एक कोई फोकस होके कोई चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, आप टीम को खड़ी नहीं कर सकते। और टीम में तब्दीली लाना और उसमें निकालना रखना, ये इससे सारा माहौल बनता नहीं है। और वो जो लड़का जिसको आपको ट्रेन करना चाहिए वो भी तजस्सुब का शिकार होता है कि मैं टीम में हूँ या नहीं हूँ। तो आई थिंक ये आपकी बात सही है कि दुनिया भर में यही होता है कि जो टीमें हैं वो एक सेट पैटर्न के वो चलती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तफसील के साथ सूरत हाल का अहाता किया और आपने जो नुक्ते उठाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीनन इकबाल साहब से आपने सवाल भी किया, उसका जवाब आपने दिया। अभी हम बात कर रहे थे फील्डिंग की, इससे पहले तो फील्ड में पाकिस्तान ने पिछले मैच में भी कैचेस पाकिस्तान से छूटे थे, 2 कैचेस। न्यूजीलैंड ने भी कैच छोड़े थे कराची में, लेकिन कल के मैच में भी कैचेस इंडिया से भी छूटे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फील्डिंग का वही हाल है। देखिए, पाकिस्तान की फील्डिंग जो ग्राउंड फील्डिंग है ना, उस तो कंपैरेटिवली मैं कह सकता हूँ कि भाई बेहतर हुई है जो पहले की निस्बतन। अच्छा, मगर कैचेस, यस डेफिनेटली कैचेस जो है वो, क्योंकि लाइट के अंदर कैचेस करना, हाइट के ऊपर कैचेस करना, ये आपको उसकी प्रैक्टिस से ही होता है। ये खुर्शीद शाह के हाथ से कैच निकला था, बहुत तेज़ गई थी बॉल, जी हाँ, लेकिन ऐसे कैचेस लेकर ही मैच जीता जा सकता है। बिल्कुल। तो और कुछ हमारे प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी फील्डिंग भी करते हैं, ऐसा नहीं, सब भी ऐसे नहीं है। इमाम उल हक ने कैच बहुत अच्छा लिया मगर ओवरऑल, हाँ जी, देखिए ये कैच जो था ये लेना चाहिए जी, बिल्कुल। ये कैच गिर गया, फिर आपके लड़कों के जो शोल्डर्स गिरे हुए हैं वो भी देखिए, कप्तान से लेकर सीनियर, ये दूसरा कैच छूटा। मतलब क्या कहें, इस तरह की कैचेस जो है, कैचेस विन मैचेस वाली बात है, तो ये तो बात सही है आपकी। तो ये सारी प्रैक्टिस से आती है ना सर। कैचेस विन मैचेस तो हमने बहुत सुना, लेकिन कोहली विन मैचेस ये अब नॉर्म हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ उसने अमेरिका में भी रन किए, उसने इससे पहले उन्होंने अपनी इनिंग बिल्ड की है यार। आप इसकी पर गौर करें कि उसने कहीं पर भी आते ही आप उसके शुरू के 20-25-30 रन दे दिए, वो सिंगल ही लेता रहा है। उसने रोटेशन की है, भाग के। उसके बाद जब वो जैसे जैसे सेटल होता गया, उसके बाद में उसने अपनी नॉर्मल गेम खेलनी शुरू कर दी और फिर उसको कॉन्फिडेंस भी आ गया। देखिए, ये एक प्लेयर की बात होती है और ये कोच नहीं सिखा सकता। ये आपको एक आपको सिस्टम पता है कि कैसे हमने कम बैक करना है, वो फिर प्लेयर ने खुद करना होता है। अब इमाम उल हक को आप लेके आए, एक तो आप पूरे समझ लिए 1.5 साल के बाद, वो 1.25-2 साल के बाद वो आके खेल रहा है। अब उससे दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है। देखिए, क्रूशियल टाइम पे ऊपर या तो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर होता कि मैं कहता यार आके एडजस्ट कर लेगा। हम सबको पता था कि ये आएगा तो इसकी एडजस्टमेंट होनी बड़ी मुश्किल है। एकदम नए प्लेयर को या एक प्लेयर को जो ऑलरेडी बाहर था,
उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना। तो अब कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि अगर ये आ ही गया था तो इसको अभी बिठाते और एक आध लड़का जो आपके पास रिजर्व में था उसको खिलाते और एक ऑफ स्पिनर कहीं से ढूंढ ढांड के लेके आते, उसकी जगह रिप्लेस मौका मिल गया था आपको तो आप ले आते तो आपको ये आप देखते कि कितना फ़र्क पड़ा उससे। अच्छा, पाकिस्तान की जैसे विकटें गिरी, वो विकटें गिरने वाली विकटें हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर तफसील से बात करनी है सारे लड़कों पे और टीम की कॉम्पोजिशन पे भी हम बात करेंगे। लेट्स सी द विकेट्स फर्स्ट। ये बाबर आजम एक चौका लगा दिया था इन्होंने, जी हाँ, खिंचा हुआ बॉल है देखिए, और वो उसी स्टाइल पे पैटर्न पे ड्राइव करने चले गए विदाउट नोइंग कि यार बॉल कितना पीछे है। तो ये जो फ्लो है, ये इमाम रनआउट, ये रनआउट, ये टू साइडेड रनआउट, जो ये बैटिंग एंड से भागे खुद शॉट खेल के, इनको अंदाज़ा होना चाहिए था कि ये कितनी स्पीड से गेंद जा रही है, मतलब जीरो गेम अवेयरनेस ये बिल्कुल। कह सकते हैं। और इनकी ज़रूरत थी, सीनियर थे, उनको टीम में ये लेकर बड़ा आए थे। क्रूशियल मौका था जहाँ पर रिजवान, इतना हार्ड वर्क करके इतनी गेंदें आपने खेल ली हैं, अब आपको बजाय क्रॉस नहीं खेलना चाहिए, क्रॉस खेलने की क्या ज़रूरत है, सीधा खेलना चाहिए। लेफ्ट आर्म स्पिनर पर क्रॉस खेलेंगे वैसे ही आउट हो जाता बंदा। लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़े खतरनाक चीज़ होता है, जी जैसे कि आप भी बड़े खतरनाक साबित हुए थे बस बेंगलोर में। ये देखें आप, इन्होंने शॉर्ट बॉल है और इसको पुल करने की कोशिश की। अब मैं हैरान हूँ कि यार जब आपसे लगती नहीं है, आपको पता है कि आप ऊंची हिट नहीं खेल सकते, आराम से खेलें। इसके बारे में कहा था आकिब जावेद ने कि इनके छोटे छोटे बाजू हैं तो छक्का नहीं मार सकते। सऊद शकील के बारे में उन्होंने जी, ये आप देखिए कि ये ताहिर है। तैयब ताहिर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन इन पाकिस्तान डोमेस्टिक। यार मैं तो हैरान हूँ, स्पिन उनको समझ ही नहीं लगी क्या बेस्ट प्लेयर की बात कर रहे हैं। ये इससे बड़ी उम्मीदें थी, ये इनसे मुझे बड़ी उम्मीद थी कि यार ये मेकिंग इन स्टार है, मगर इस आदमी ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। ये कोई खेल ऐसे कोई शॉट कितना है। यस, ये शाहीन अफरीदी ने फौरन जो रिव्यू लिया है ये गैर जिम्मेदारी ये का बिल्कुल आपने ज़ाया करने वाला काम है। कहाँ बल्ला काम है, खुद पता भी चल रहा है कि मैं क्या खड़ा हूँ। ये इस पर बात करनी चाहिए कि अब बड़े प्लेयर आप नहीं हैं, अभी मैं नहीं मानता बड़ा प्लेयर, लेकिन सीनियर प्लेयर बड़ा प्लेयर परफॉर्मेंस से होता है भाई। हाँ, बड़े प्लेयर वाली परफॉर्मेंस इन्होंने अभी तक नहीं दी है, लेकिन इनका एटीट्यूड जो है वो ठीक नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड देखना होगा। ये रिव्यू नहीं था, रिव्यू इस वक्त नहीं लेना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं वो बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको कंट्रोल करना चाहिए अपने इमोशंस को। देखिए रनआउट, 2 रनआउट हुए जी, एक ये रऊफ और एक इससे पहले इमामुल हक हुए थे। खैर ये तो डाइंग मोमेंट से इनिंग्स के तो नहीं उस वक्त तो आखिरी लम्हा लेकिन थे। खुशदिल शाह ने अच्छा खेला। बहरहाल अपनी सिलेक्शन जी हाँ। खुशदिल शाह ने जस्टिफाई की। मुझे लगता है कोहली का दूसरा कैच, और ये वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैचेस लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में आ गए हैं, चौथे या तीसरे नंबर पर हैं। डेडिकेशन है सर। रोशन महानामा वो अपने नाम की खातिर हर चीज़ के लिए आगे पीछे घूम रहा होता है, भाग रहा होता है, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, शॉट खेलने में, टीम को मोराल बूस्ट करने में, फील्डिंग करने में, हर जगह आप कोहली को देखिए, वो एक इंटीग्रल पार्ट है वो। अब ये जो इंटीग्रल पार्ट कोहली बना है, इनका कोई सिस्टम होगा ना ग्रूम करने का, कुछ सिस्टम के अलावा अंदर का जज्बा है बॉस। सिस्टम तो अपनी जगह है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंने देखा है, उसके अंदर रणजी ट्रॉफी जो उनका प्रीमियर फर्स्ट क्लास इवेंट होता है वो लिखा हुआ है कि ये इतने बजे से इतने टाइम तक होगा, इसमें इतनी 37-38 टीम्स खेलेंगी, सब कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिखा हुआ है। पाकिस्तान में तो हर 2 साल के बाद चेंज हो जाता है। पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है ना कि कादिर ट्रॉफी होनी है, टीमें खेलनी है, रीजन्स की होगी, क्रिकेट की होगी, क्या लिखा हुआ है ना, मतलब इतनी टीम्स खेलेंगी, रीजन्स के नाम लिखे हुए हैं पाकिस्तान के। हाँ, डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए थे, वो तो सब आपने हम तो अपने विम पे चलाते हैं ना। हर कोई जो आता है वो ये कहता है कि मैं अगले कुल हूँ, बस उठा के फेंक दो, वो उठा के फेंक देते हैं उसको। नया सिस्टम ले आते हैं। फिर अभी ये साहब आए हुए, इन्होंने मेंटोर वो जो बना दिए। अब मुझे पूछो कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 महीने से ये भी तो मेंटोरिंग कर रहे थे, इन्होंने क्या किया? ये सारे प्लेयर वही खेल रहे थे ना इनके अंडर में, कोई सवाल उनसे तो करो भाई। तो मेंटोर्स तो आजकल मसरूफ़ है ना सारे। नहीं, वो भले मसरूफ़ रहे, अल्लाह मियाँ उनको और मसरूफ़ रखे, वो कोई इशू नहीं है, मगर जब शिकस्त होती है तो कम से कम ये तो ना कहो कि जी सिस्टम ख़राब है। अरे भाई तुम तो वहाँ बैठे हुए हो। ये सवाल बहुत अच्छा है भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन मैं मतलब आदमी, हम भी तो एक अवाम में से भी हैं ना, सारा दिन देखते रहते हैं मैच, कुड़ते रहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है।
तो ये सवाल जवाब इनसे भी होना चाहिए। ये सरफराज साहब भी मेंटोर है, वो भी मैच खेलते रहते हैं, मेंटोरिंग भी कर रहे हैं। ये भी मैच लीगों के कुछ खेलने जाते हैं, मेंटोरिंग कर रहे हैं। तो भाई 5-5 मेंटोर लगाए हुए हैं आपने, वो बैठे हुए कमेंट्री कर रहे हैं वहाँ पर, वो उसमें अच्छा बुरा कीड़े निकाले। अभी तो कोई उनसे कमेंटेटर पूछे तो सही कि भाई तुम मेंटोरिंग कर रहे थे, तुमने ये 4-5 महीने से ये टीम में लड़के थे, तो आपने क्यों नहीं इस मसले को हल करने की कोशिश की? आप तो ब्रेन है सारे के सारे 5-6 आदमी, तो आपको करना चाहिए था, कोई निशानदेही करनी चाहिए थी ना। ठीक है इकबाल भाई, आपकी बातें सुन के ना मेरा दिल इस वक्त आंसू आने वाले हैं मुझे। खुदाई कसम जो बातें इन्होंने की, वो मैं तो क्रिकेट को अभी से देखना शुरू किए, कोई 25-30 साल हुए हैं। इकबाल कासिम साहब की तो ज़िंदगी गुजर गई क्रिकेट खेलने के बाद, क्रिकेट चला रहे हैं, क्रिकेट के बच्चे निकाल रहे हैं अपनी एकेडमी से, तो इनका दिल तो यकीनन इस वक्त दिल गिरफ्तार होगा। और बहुत इन्होंने अच्छे अल्फाज में इन्होंने वो नुक्ता बताया है जो इस वक्त जड़ है बुराई की। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद इस सिलसिले को खोलेंगे। सो लेट्स रिव्यू द चैंपियंस ट्रॉफी वंस अगेन। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले हम इसी चीज़ का रोना रो रहे हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो गलतियां हुई उनको थोड़ा सा और डीपली देख लें। एक स्टार है पाकिस्तान का, इस वक्त सबसे बड़ा स्टार है बाबर आजम। तकरीबन 2012 का वर्ल्ड कप वो खेले थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तान थे, उसके बाद वो टीम में आए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने परफॉर्मेंस देना शुरू की। बाबर आजम की कल की परफॉर्मेंस आप देखें तो वो फिर से सेट हुए और उसके बाद वो आउट हो गए। बाबर में आपको क्या नज़र आता है, मेंटल ब्लॉक है या मेरा टेक्निकल? अपना ख्याल है कल थोड़ा सा बेहतर खेले थे वो, और उम्मीद हो चली थी कि ये अच्छा खेलेंगे आज और अच्छा स्कोर कर लेंगे, मगर वो एकदम ओवर एक्साइटेड, जब आपने 2 चौके मार लिए थे तो आपको ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और आराम से, गेंद खींचा हुआ बॉल है, विकेट की रीडिंग, इसका मतलब है आपने नहीं की। वहाँ पे आप इतनी देर खड़े रहे लेकिन आपको ये आइडिया नहीं हो रहा कि विकेट, गेंद कहाँ गिर रहा है, स्लो आ रहा है, पेस इसका तेज़ है नहीं है, खिंचा हुआ बॉल जा सकूँगा मैं नहीं जा सकूँगा। ये बहुत सारी चीज़ें जो बैट्समैन को खुद डिसाइड करनी होती है ना, वहाँ पर खड़े, वहाँ तो कोचिंग कोच तो नहीं आता, वहाँ आपको डिसाइड करना है कि कौन सी जगह पे गेंद गिरेगा तो वो बैठता है, उठता है, शॉर्ट बॉल आती है नहीं आती है, हाइट कितनी है, कितना ब्रेक होगा, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, कहाँ तक मैं जाके कवर ड्राइव खेल सकता हूँ। तो ये सारे गुड लेंथ का स्पॉट हर विकेट पे वेरी करता रहता है उसकी पेस के हिसाब से, तो वो आपको ये सारे फैसले करने होते हैं। तो जब भी आप थिंकिंग अबाउट द बैटिंग, ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे मैंने अपनी बैटिंग को बिल्टअप करना है, ऐसे ही नहीं उल्टे सीधे जाके बस एक अगर 2 फ्लो में लग गए तो तीसरा भी मारे, ऐसा नहीं। वो भी बॉलर है भाई, वो भी प्रोफेशनल। तो बाबर ने आपको मायूस किया कल? तो बाबर ने मुझे इसलिए मायूस किया कि वो अच्छी फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, तो वो फिर वहीं बैकफुट वो चला गया वापस। मेरा अपना ख्याल है कि बाबर शुड टेक रेस्ट, आने वाली सीरीज़ में 1-2 सीरीज़ अब छोड़ें उनको और आप नए बैट्समैनों को ट्राई करें और उनको कहें कि आप अपनी प्रैक्टिस पे तवज्जो दें, ध्यान दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें थोड़ी सी। ये जब तक आप देखें किसी को हम कोई उसकी बुराई के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बाबर का, वो बाबर जो अंदर छुपा हुआ है, जो माजी का था, वो वापस आ जाए। वो वापस आएगा तो हमारी क्रिकेट भी बेहतर होगी, पाकिस्तान का फ़ायदा इसी में। तो अब वो बेचारा ट्राई तो कर रहा है, मगर हमें उसको स्पेस देना चाहिए, थोड़ा सा उसको रेस्ट देना चाहिए, वो खेले, अपना प्रैक्टिस करे, थोड़ा सा काम डाउन हो, वो चीज़ों को ध्यान रखे। और इधर आप 2-4 अभी जो आने वाली सीरीज़ होनी है, न्यूजीलैंड जाना है हाँ, तो उसमें थोड़ा सा 1-2-3 नए प्लेयर जो
आपके नज़र में हैं उनको लेके जाएं, ताकि ये तो शॉर्ट टर्म हम काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी एकेडमी जो डोमेंट हुई हुई है उसको एक्टिव करें, और ये मेंटोर को वहाँ ले जाएं कि वो वहाँ जाके सेटअप पूरा करें एकेडमी का। जो बॉलर है वो बॉलर्स को ध्यान का करेक्शन करें, जो बैट्समैन है वो बैट्समैनों का करेक्शन करें, और ऑलराउंडर के लिए हमें सख्त ज़रूरत है। ऑलराउंडर के लिए मिल के ये पाँचों चारों आदमी जो भी हैं वहाँ पर, थिंक टैंक उनका बनता है मोहसिन साहब का, वो थिंक टैंक हमारा कहने का मकसद ये है कि ये काम जो है एकेडमी के मतलब लिए, मेंटोर्स को आप चाह रहे हैं कि काम ये दिया जाए एकेडमी में लें, काम में अच्छी तरीके से लें। इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा जब भी होगा जब ये कोई प्रैक्टिकल करके बच्चों को ट्रेन करेंगे, उनके साथ बैठ के ट्रेनिंग करेंगे, उनको कोचिंग करेंगे, उनको दिखाएंगे, उनको गेम प्लान देंगे कैसे करना क्या करना। ये एक दिन का काम नहीं है। एक 15 मिनट के लिए टीम के साथ खड़े हो गए, बैटिंग करने चली गई, बॉलिंग करने चली गई। सुबह मेंटोरिंग जो मैचेस के टूर्नामेंट मैचेस की आप मेंटोरिंग करेंगे, उसमें क्या आपके पास टाइम होता है कि जो आप बात करें, सिवाय लेक्चर देने के और कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल करके उनको दिखाना है, उनके साथ उनका पूरा शेड्यूल सेट करना है कि कितनी देर वो बैटिंग करेंगे, कितनी देर बॉलिंग करेंगे, कैसे किस शॉट्स की तैयारी करनी है, क्या करना है, सारी चीज़ें इंडिया का जिक्र आपने किया था, इंडिया में इसी तरह से होता है क्या? ऐसे ही होता है सर। ऐसे उनकी MRF एकेडमी है, वो पूरी इक्विप्ड है हर लिहाज से। कुछ और आप तफसील से बताइए ना इंडिया के बारे में। एक तो ये काम करें, ऊपर से दूसरा ये कि आपने जो क्लब क्रिकेट और ये इसको बहाल करें। रीजनल क्रिकेट को रीजन्स को बिल्कुल इग्नोर मारा हुआ है। वो रीजन्स को आप दें मौका कि वो फिर अपने इलाके में क्लब क्रिकेट करें, और वो क्लब से नया ब्रीड जब भी आएगा ना। देखिए फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन अगर आपकी नहीं होगी तो ऊपर माल तो तैयार नहीं मिलेगा आपको। ये इंडिया में जो आपने देखा कि बैट्समैनों की जो ब्रीड आ रही है, गावस्कर के बाद तेंदुलकर, फिर कोहली, फिर ये गेल, उसके साथ श्रेयस अय्यर, इतने सारे बच्चे एक साथ आते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि एक दूसरे को देखकर सीख रहे हैं या सिस्टम है? 10 साल से इसके ऊपर काम हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। पहले कहाँ था उनके पास फास्ट बॉलर यार? हाँ, एक मदन लाल होता था, एक घावरी होता था, एक कपिल देव होता था, ये 3-4 नाम मैं सुन रहा हूँ। तो कोई वो जो दूसरे आते भी थे तो वो इतने स्टैंडर्ड के नहीं होते थे। तो फास्ट बॉलर के लिए बाकायदा MRF का लिली थॉम्सन, उन्होंने वहाँ पे काम किया, स्टे करे हैं 5-5 साल 3-3 साल उन्होंने वहाँ पर, और फिर वहाँ पर ट्रेन किया, लड़के निकाले। ये सारी प्रोडक्ट उनकी है। और उन्होंने इनका अब आप देखिए इंडियन फास्ट बॉलर्स का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर है, क्योंकि वो इतना ट्रेन करके आए हैं और इनकी सिस्टम में से निकल के आ रहे हैं कि अब वो लड़के जो मैच पे आते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। और उसके ऊपर से PSL IPL जो है इनकी, वो उससे भी उसका भी बेनिफिट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर में इनका टॉप फास्ट बॉलर बुमराह, जो दुनिया का नंबर 1 इस वक्त बॉलर है, वो नहीं था। उसके बावजूद इनकी फास्ट बॉलिंग निशानदेही पहले कर दी थी। हम आपके साथ पहले भी बैठे बात करते हैं, हम पहले भी बहुत सारी जगह पे बैठ के बात कर चुके हैं कि बुमराह की गैर मौजूदगी से आपको एडवांटेज होगा, मगर हमें तो एडवांटेज मिला ही नहीं है। हालांकि उनके अपने प्लेयर्स ने कहा था कि 50% इंडिया का एडवांटेज खत्म हो गया। बिल्कुल सही है, बात तो दुरुस्त थी उनकी। अगर ये देखिए आप मेरी बात करें, आप बाबर को माइनस कर दें, अलग कर दें, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं कि यार ये हमें? आजकल तो माजरत के साथ बाबर में भी रिलाय मैं एक बात कर रहा हूँ, एक जो थोड़ी बहुत क्वालिटी है, 10-20%, 30% जो बैटिंग की क्वालिटी जिससे पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, वो अलग बात है कि उसका 40 से 30 से 35 से आगे नहीं बढ़ रहा हुआ आजकल। उसको ये ध्यान रखना चाहिए था कि जब मेरे दौर तो मुझे अब सिंगल कन्वर्जन पे चला जाना चाहिए था। कोहली को देख लीजिए आप, वो गिल को देख लीजिए, उन्होंने शुरू में आते कोई चौके छक्के नहीं मारे। टोटल अभी मैं गिन रहा था, आपके 13 चौके लगे हैं, उनके 21 या 22-23 152 तो डॉट बॉल खेले हैं पाकिस्तान ने, 25 ओवर तो डॉट बॉल में खेले हैं पाकिस्तान ने। वो तो उसके दरमियान है ना, आपके रिजवान और वो सऊद शकील के दरमियान। तो वो जो 100 रन की पार्टनरशिप हुई है उसमें उन्होंने डॉट बॉल ज़्यादा खेले, 79 के करीब या 80 के करीब डॉट बॉल टोटल। ठीक है, टोटल तो 125 के ऊपर है, 189 या 125 के ऊपर है। मतलब टोटल जो डॉट बॉल खेले हैं वो 150 से ज़्यादा है। हाँ, तो उसके ये हमारे कोचेस जो हैं उन्होंने क्या प्लान दिया था, मेरी तो समझ से बाहर है
कि ये क्या हर कोच ने कोई बैटिंग का प्लान नहीं दिया था? तो वो या तो वो अमल नहीं कर रहे हैं, या बैटिंग का कोच का जो प्लान है वो कोई ऐसा ही नहीं है, उनके ऊपर छोड़ा हुआ उन्होंने। और स्पिनर्स की वैरायटी भी इंडिया के पास बहुत थी ना, एक उनके पास जडेजा, 3 स्पिनर थे, एक जडेजा, उन्होंने हिले नहीं दिया। एक कुलदीप यादव लेग स्पिनर चाइना में। आप देखिए 7 ओवर तक उसको 6 या 7 ओवर तक वो विकेट नहीं मिला था, तो वो स्ट्रगल कर रहा था, मगर क्या स्ट्रगल कर रहा था वो हर बॉल के ऊपर। ये देखिए ये कैच कैसा किया उन्होंने, ये आउट। और ये रिव्यू लिया है शाहीन ने, इस रिव्यू के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल रिव्यू की ज़रूरत ही नहीं थी यार। आपको सीधा आप अपने सामने वाले बैट्समैन से पूछते कि यार क्या पोजीशन है, अगर मेरे बल्ले पे लगी है तो ठीक है, नहीं लगी है तो तू बता दे। वो तो देख रहा है ना, वो बता देता कि इस बार बिल्कुल स्टंप के सामने खड़े हुए हो। तो इस हवाले से टीम मैनेजमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए, हालांकि इसका कोई नुकसान नहीं है, क्या लेना, कम से कम कोई तंबी तो करें। तब भी करे नहीं, इनको खुद पता होना चाहिए यार, प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इनको हर बात में बच्चों की तरह थोड़ी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए यार, ये तो इतने इनको इन लोगों को इज्जत इकराम एजाज़ात मिलते हैं, तो इनको समझ आनी चाहिए यार। टीम में आपको कुछ ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा कि ग्रुपिंग है? नहीं, ग्रुप में इनकी अहलियत, जितनी अहलियत है वो नज़र आ रही है ना आपको, मुझे भी नज़र आ रही है। एक दिन 350 कर देते हैं और एक दिन जो है वो 240 भी नहीं उठ पाते। तो अभी कल बांग्लादेश के खिलाफ अगर अच्छा खेलेंगे तो हम सब तारीफ़ ही करेंगे, और क्या करेंगे। तो ये इनकन्सिस्टेंसी जो है ना, वो शो करती है कि हमारे सिस्टम का जो मेंटोरिंग या कोचिंग या जो सिस्टम है वो फ्लॉप है, उसको सही करना। अब फ्लॉप है, अब आगे क्या? मोहसिन नकवी साहब को मशवरा क्या? नकवी साहब को मशवरा ये है कि एकेडमी को ये जो 5 चारों मेंटोर्स हैं, शुएब अख्तर साहब माशाल्लाह टीवी पे मैं सुन रहा था, उनको बहुत अच्छा बोलते हैं, वसीम अकरम साहब बहुत अच्छा, इन सबको बुलाएं, इनको बोलें कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, आप संभालें, फास्ट बॉलिंग का शोबा दे दें। शुएब अख्तर साहब को कहें कि यार आप निकालो पूरे पाकिस्तान, जो आपको चाहिए हम देंगे, जो आपकी शराइत हो वो करेंगे। इसी तरह होगा ना भाई। आप अगर आप चाहते हैं कि भाई जो लोग ये डेडिकेटेड हैं और वो कहते हैं कि यार ये इस सिस्टम से मैं सीख नहीं हो, तो भाई आप आओ और करो काम, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है। अगर ये काम कर लेंगे और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक, इनको शराइत के मुताबिक दी जाए चीज़ें और वो अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों ना इधर उधर पैसा वेस्ट करने। आप गोरों को भी तो पैसे देते हैं ना, आप इनको भी देखिए वसीम अकरम साहब तो आते नहीं, मतलब अभी तक तो उन्होंने कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शायद ही काम किया हो, लेकिन वकार यूनुस, शुएब मलिक, मिसबाउल हक, ये तो सब कर चुके हैं, सरफराज, उसके अलावा ये सब कर चुके हैं। मैं इनके कामों से आप अगर मुतमईन है, बोर्ड मुतमईन है, तो ठीक है बुला लें। दे तो रहे 5 मेंटोर्स तो यही हैं, 5 मेंटोर में से शुएब मलिक साहब हैं, उनको कहें, वो अभी चांस है उनका ऑलराउंडर डेवलप करें, वो क्यों नहीं ऑलराउंडर डेवलप हो रहे हैं ना। अभी देखें बीच में फर्स्ट क्लास का सिस्टम भी अभी चल रहा है। फर्स्ट क्लास आपको पता है, डिपार्टमेंटल का फर्स्ट क्लास इस वक्त चल रहा है और आखिरी राउंड अभी होने वाला है। ये पता नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना फर्स्ट क्लास को ऐसा किया हुआ है, किसी को पता ही नहीं। और मैं जाता हूँ फर्स्ट क्लास मैच में, मुझे रोक लिया जाता है। मैं ये भी कहूँ, मैं अभी RLCA पे जो मैच हो रहा था, PTV का, उस पर गया था, मुझे दरवाजे पर रोक लिया। KCC स्टेडियम पे मैच हो रहा था, वहाँ पर मैं गया, मुझे दरवाजे पे फिर रोक लिया। तो आप रोकते क्यों हैं भाई? मीडिया अगर जाना चाहता है, लोग अगर जाना चाहते हैं तो रोके तो नहीं। इससे पहले भी फर्स्ट क्लास हुई है, हम कभी नहीं रोका। देखिए फर्स्ट क्लास हमारा प्रीमियम टूर्नामेंट है, कादर ट्रॉफी हमारा प्रीमियम टूर्नामेंट है, ये पैट्रिस ट्रॉफी हमारा प्रीमियम टूर्नामेंट है। तो इस पे क्रिकेट के ऊपर अगर हम बात करनी है तो आपको पुराना अपने जो रिव्यू करने हैं, सारे टूर्नामेंट को रिव्यू करें, और ये जो नए आइडियाज़ हैं ना, उसको छोड़ दें। जो आपका एक सिस्टम चल रहा था उसको देखें कि आपने नए आइडियाज़ से क्या हासिल किया, जो पुराने सिस्टम था उससे क्या आपने लूज़ किया है। अब उसकी कोई करेक्शन की टाइम आ गया कि करेक्शन करें। अब आपको काट रहा हूँ मैं, नया आइडिया ये आया इस दफ़ा कि जब डिपार्टमेंट का फर्स्ट क्लास शुरू हुआ तो पहले राउंड के बाद PCB ने एक कैंप अनाउंस कर दिया, स्ट्राइक कैंप। रज़ाक ने वो पावर हिटर्स तैयार करने थे, तो 25 लड़के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से निकाल लिए और उनको 3 महीने के कैंप में ले गए। तो ये गलत है ना सर, ये जो काम एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है उसको खेलने दें। ये तो ऑफ सीज़न काम है सारे जो आपने करने हैं। अब एक क्या निकाल के क्या उसमें से कोई लड़का आया ऊपर पाकिस्तान टीम में? पता नहीं उसका कोई सिस्टम तो का कुछ पता ही नहीं कि उसको छोड़े ना। तो जो ये हर कोई अपनी जॉब को जस्टिफाई कर रहा है ना, उसकी ये यहाँ पर ये है, फिर बुरी बात हो जाती है। हम
अपने ही साथियों को कोई क्रिटिसाइज करे, मैं इस पे इससे नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हमने मैंने मैं सिर्फ कई ये दफा कहता बोला हूँ कि है, देखिए तनवीर अहमद यहाँ बैठ के चीख के वो भी पागल हो गया। वो भी बोलते रहते हैं, मुझे पता है, मगर मैं कहता हूँ कि आप शोएब अख्तर का मैं कल सुन रहा था और वो काफ़ी मायूस था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसको वो इंटरेस्टेड है, और क्योंकि उसने मेरे ख्याल ऑफ़र भी किया है कि मैं करना चाहता हूँ, और उसने ऑफर ये भी किया था कि, खैर वो मैं नहीं कहता कि उन्होंने ऑफर क्या की थी, हो सकता है गलत बात हो कुछ, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त ऑफर वो दे चुके हैं। बल्कि मैं कह देता हूँ, मैंने सुना है उनके मुंह से, वो कहता है मैं पैसे भी नहीं चाहिए मुझे, मतलब मुझे आप दे दें। वो इससे पहले प्रोग्राम में मैं सुन चुका हूँ, उसने कहा पैसे क्यों नहीं करना चाहिए यार, वो उसकी अगर इतनी ख्वाहिश है और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है तो उसको मौका देना शाहिद अफरीदी चाहिए। हर एक आदमी को जो ये करना चाहता है उसको, मेरा ख्याल है मोहसिन साहब उसको बुलाएं, उसके साथ बैठ के बात करें, और ये जो मेंटोर हैं ये वो उनको भी बुलाएं और बताएं कि भाई पहले इसका तरीक़ेकार ये है कि देखिए, पहले तो आप जो आपका सिस्टम, आपने जो नई नई चीज़ें अडॉप्ट की उससे फ़ायदा क्या हुआ और कितना कॉस्ट आपको लगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब तक आप कॉस्ट का मुआवजा नहीं करेंगे आपको बेनिफिट का फ़ायदा का पता नहीं चलेगा कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि हर कोई, मैं अगर हूँ तो मैं अपना जस्टिफिकेशन दूंगा और दूसरा आदमी दूसरे को देगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सबको बुला के बात करें और पूरे सिस्टम को ओवरऑल रिव्यू करें और न्यूट्रल लोगों को भी बिठाएं कि यार क्या ये बात जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि हर आदमी जब जो मुलाजिम होता है वो तो अपनी सेफ्टी करता ही है ना यार। अच्छा, आप भी तो चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, तो आप पर दबाव था, लेकिन क्योंकि आप तो बतौर चीफ सेलेक्टर न्यूजीलैंड के दौरे पे नहीं गए थे। नहीं, मैं ये इस पर बिलीव ही नहीं करता हूँ कि चीफ सेलेक्टर को बाहर जाना चाहिए, या सिलेक्शन कमेटी का काम है सिलेक्शन करके टीम हैंड ओवर कर देनी है। अब आप बाहर बैठ के टीवी पे देखिए, अब तो ज़राए इतने हैं कि आपको हर जगह हर चीज़। एजाज भट्ट साहब शायद आपके चेयरमैन थे, एजाज भट्ट तो उन्होंने दबाव रखा आपके ऊपर? नहीं, कभी नहीं, कभी किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। दबाव होता है हमारी सिलेक्शन कमेटी जो थी वो, मैं बहुत मुतमईन था, मेरे साथ जो मेरे साथी थे काम करने वाले, वो हमारा एक ही मत नज़र होता था कि जो जेन्युइन है, पाकिस्तान की नीड है, पाकिस्तान के लिए। आपको भी मैं बार बार रिपीट कर दूं कि 4 दफ़ा शाहिद आफरीदी टीम से बाहर हुआ है, 4 दफ़ा टीम में हम लेके आए हैं, और उसकी वजह यह थी कि शाहिद आफरीदी की जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी हम लड़ाई करते थे, बाकायदा हमारी मिसबा से वो होती थी, तकरार होती थी, डिबेट होती थी, और उसको कन्विंस करने की कोशिश करते थे, वो हमारे को कन्विंस करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के अंदर ये सब मैं बातें बता रहा हूँ आपको। कभी कोई किसी किस्म का ऐसा नहीं है कि कोई हमारे कोई झगड़े फसाद हो, ऐसा भी कुछ नहीं। ठीक है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता था, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता था, हम उस पर फिर दरमियानी रास्ता निकाल के चलाते थे। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है ना। आपकी सिलेक्शन कमेटी आप देखें ज़रा सी मुख्तलिफ है, इसमें अलीम डार साहब भी हैं, तो हसन शीमा साहब भी हैं, स्टैट्स के माहिर माने जाते हैं, वो अंपायर माने जाते हैं। मैं देखिए, मैं सच बताऊँ, इसमें आकिब जावेद की हद तक तो मैं एग्री करता हूँ कि वो ठीक है, वो उसका एक्सपीरियंस है, वो ज़बरदस्त उसका एक कोचिंग का भी है, बॉलिंग का भी है, वो बहुत अच्छा खेला भी बहुत है, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। मगर उसके साथ जो टीम है उससे मैं एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है कि वो अनरिलेटेड, जिनका कोई रिलेशन नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट से भी और उससे भी। अब वो एनालिस्ट का क्या रिलेशन है मेरी तो समझ नहीं आती। वो अलीम डार बहुत आउटस्टैंडिंग एम्पायर हैं, सब कुछ अच्छा है, मैंने मगर उनका मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। तो जो रोल मैटर करते हैं, जो डोमेस्टिक की खाक छानते हैं, या जो प्लेयर खेल रहे होते हैं और अभी रिटायर हुए हैं या अभी चले गए हैं, तो और उसमें से भी वो लोग जो इस आँख को रखते हैं, भाई ये समझने की कोशिश करो कि अगर आप प्लेयर बहुत अच्छे हैं तो हम क्या करते हैं, कप्तानी दे देते हैं। अरे भाई देखो तो सही क्या उसमें सलाहियत है या नहीं है। कभी आप बाबर को अंधाधुन कप्तानी दे देते हैं, तो फिर जब उसके फैसले को कंट्रोल आप नहीं कर पाते हैं तो फिर वो बाहर कर देते हैं, फिर किसी को बता देते हैं, फिर शान मसूद को ले आते हैं, फिर कभी कुछ। तो ये हौच पौच नहीं करें। और मेरी रिक्वेस्ट है, ये पांचों चारों बड़े बड़े जय्यद प्लेयर जो हैं मेंटोर, खुदा के वास्ते अपनी तमाम उस चीज़ को छोड़ के पीछे कि यार अब हमें मुल्क के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बना के देनी है, वो मोहसिन साहब को बना के दें ताकि उनकी मदद हो। और अगर वो काम कर रहे हैं और वो आपको उन्होंने अपने साथ रख लिया है एज ए थिंक टैंक, तो
पैसिव रोल नहीं प्ले करें, एक्टिव रोल प्ले करना शुरू करें। एक्टिव हफीज़ को मैं देख रहा हूँ बहुत वोकल हो रहा था, उसको भी बिठाएं उसको भी। ये सारे लोगों को बैठे, ये 5-6 आदमी नहीं चाहिए कोई दूसरा आदमी, भाई ठीक है इन्हीं को दो, इन्हीं को बिठाओ, लेकिन कोई एक फाइनल चीज़ लेके आओ कि हाँ यार ये हम करने जा रहे हैं और इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, 2 साल का टाइम ले लें, 3 साल का टाइम ले लें, करें। हाँ बिल्कुल, तकरीबन ऐसे ही हुआ था। मुझे याद पड़ता है इंडिया ने जब वर्ल्ड कप हारा था बड़ी बुरी तरह से 2007 वाला शायद, उसके बाद उन्होंने एक थिंक टैंक बना लिया था। गावस्कर थे, उसके बड़े बड़े प्लेयर्स उनके सारे बैठ गए थे आके, और उन्होंने फिर ये डिवाइस किया था कि गंगुली को धोनी को कप्तान लेकर आए। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप भी हुआ 2007 में। सर वो लोग वो गोरा स्टाइल है। गोरा क्या करते हैं, जब हम लीग खेलने जाते थे ना तो टूर्नामेंट से पहले वो कप्तान, एक छोटी सी लीग होती थी मामूली, वो अपनी क्लब की मीटिंग अपने लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस रिव्यू करता था और अपना नया टारगेट बताता था कि इस साल हमने इस टेबल पे इस पोजीशन में जाना है। और प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होता था उससे भी वो राय लेता था कि ये कैसे हमने करना है। तो मेरा मकसद कहने का ये, दुनिया ऐसे ही चलती है, ऐसे नहीं चलती कि 1 मैन शो को चला दें कि कोई मेजर आपने इख्तियार दिया तो कोई बोले ही ना। नहीं, एक थिंक टैंक साथ होना चाहिए हर वक्त। डिसिप्लिनरी कमेटी आपकी होनी चाहिए, जिसको अभी देखिए माधव जो लड़का निकलता है इंटरव्यू दे देता है कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस कर दी और मैंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और ये हमारा प्लेयर का काम नहीं है। प्लेयर ने अपने बल्ले से जवाब दे दिया, वो सबको पता है। उसने 69 किए, उसने 20-22 किए, वो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। वो उसका सब ने उसको, वो ना भी बोले तो सब ने उसको अप्रिशिएट करना ही है। मगर ये डिसिप्लिन ज़रूरी है। जब तक के डिसिप्लिन में ये टीम आपको नज़र आती है, कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ हो तो बताए ना। तो ये चल ठीक है, डिसिप्लिन तो अब आगे पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है, उसमें एक लड़का तो शायद आ जाएगा, साइम अयूब का टेस्ट होगा। उसके अलावा आप किस लड़के को मतलब रेस्ट देना चाहते हैं इस मौजूदा वनडे टीम से? सर पहले तो आपको अभी ये जो टीम है ना, देखिए इस टीम में तो सारे आजमाए हुए, अब देख लिया हमने कि जितना टैलेंट है। अब आपको कुछ लोग जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी रिव्यू करें कि कितने अच्छे लड़के थे जिनका परफॉर्मेंस था और वो उनको मौका नहीं मिला, और कौन से ऐसे उनको बाकायदा एकेडमी में बुलाएं, वहाँ पे पहले चेक करें, ना जाएं किसी बात पे। वो आप शॉर्ट लिस्ट करके 25 ने बॉलिंग में टॉप किया इस दफ़ा, शॉर्ट लिस्ट करके 20-25 आदमियों का, फास्ट बॉलर और बैट्समैनों का, ऑलराउंडर का एक कैंप लगाएं। उसको 3-4 दिन देखें, परखें इनमें से कौन से ऐसे लड़के हैं जिनको हम ऊपर ले जाने के लिए हमारा सिस्टम में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। कोचेस खड़े हों वहाँ पर, कैप्टन खड़ा हो वहाँ पर, सीनियर ये मेंटोर सारे खड़े हों। फिर देखें आपको ये अब डेडिकेशन से काम चलेगा, बातों से नहीं चल सकता। और या ये कि मुझे हटा के उसको जॉब दे दो, उसको हटा के इसको जॉब दे दो, तो वो जॉब से चेहरे बदल जाएंगे। सिस्टम उसने भी काम नहीं करना, ऐसे ही नहीं करना। मगर अब सबको काम करना होगा तो ही पाकिस्तान की टीम वापस ये सिस्टम में आएगी। अदरवाइज़ या पब्लिक जो है, आप देखिए कितना व्यूज़ कितने ख़राब हैं, कितने लोगों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। हमारी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज थी, और वो तो कॉमन आदमी तो नहीं रियलाइज़ करता कि प्रॉब्लम्स क्या थी। नए प्लेयर हैं भाई, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ क्या है, कोई प्रॉब्लम कप्तानी का प्रॉब्लम है तो सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, वो ये नहीं समझ। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम है आपके ख्याल में, वो ये कहते हैं कि जी हमें परफॉर्मेंस करके दो, ठीक है ना। कप्तानी का प्रॉब्लम है, बस खत्म हो रहा है वक्त, तो इसलिए पूछो। कप्तानी का प्रॉब्लम देखिए, कप्तान आपका सिस्टम कोई प्रोड्यूस नहीं करता। कप्तान आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे सिस्टम से कोई कप्तान निकल के आया। सबको एल प्लेट लगा के ट्रेन किया जाता है। बड़े बड़े आपके जय्यद कप्तान थे जिनको ट्रेन किया मुश्ताक भाई ने, और फिर मुश्ताक भाई को जावेद ने आगे लोगों को ट्रेन किया। तो ये हमारे सिस्टम का फ्लॉ है। तो आपको आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको दिमाग इस्तेमाल होता है। लेकिन सरफराज अहमद एक ऐसा कप्तान था जो लर्निंग की प्लेट लगा कर नहीं आया था, मुझे लगता है कुछ सिस्टम ने उसे ट्रेन किया। देखिए सर, हमेशा याद रखिए, कप्तान अकेला नहीं टूर्नामेंट जिताता, टीम जिताती है। अच्छे प्लेयरों का कॉम्बिनेशन होगा, कैप्टन एज योर टीम, ये कहा जाता है। वो तो कप्तान जो है ना, वो एक मॉनिटर होता है क्लास का। वो खड़ा होता है अंदर, देख रहा होता है कौन किधर जा रहा है, क्या करना है, कहाँ प्लेस करनी है। कहीं किसी की गलती होती है उसको बुलाता है, फील्ड प्लेसिंग सही कर देता है, बैटिंग ऑर्डर सही कर लेता है, बॉलर का चेंजेस सही कर लेता है। वो ये काम करता है ना सिर्फ, उसकी ओवरऑल।
तो रिजवान को कैसा रेट करते हैं एज कप्तान, कल जो उसने किया, इससे पहले मैचेस में किया? देखिए एज ए कैप्टन तो ही इज़ बीन ट्राइंग इज बेस्ट लेवल बेस्ट, उसको मटेरियल पूरा दे, उसको साथ रखें, उसको ये शिकस्त के वजह से ना चॉपिंग नहीं करनी चाहिए, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। और इसको मौका देना चाहिए, लर्निंग ऐसे ही होती है कि गलतियों से सीखता है, और इसको थोड़े से और मौके दें, और साथ उसके साथ जो मेंटोर्स हैं वो उसके साथ बातचीत करें, और ना वो ईगो को रखिए ना ये लोग ईगो को रखिए, और बैठ के एक मशावरत का, जब तक कि पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर नहीं प्रोड्यूस होगा मशावरत का और साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। वरना तो मैं आके कल कहूँगा मेरे आगे किसी को बोला तो मैं तो जा रहा हूँ, मैंने रिज़ाइन किया। हमारे यूनुस खान साहब की मिसाल है, उनको वो उनके साथ उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुदा के वास्ते अपनी ये ज़िद और ये हरदर्मी छोड़ के आए, पाकिस्तान की खिदमत करें। एक कोई भी आप मोहसिन साहब से रिक्वेस्ट है कि इनको भी बुला के बात करें और इनको भी एक कोई जिम्मेदारी दें। ये इतना बड़ा नाम है और इतनी ज़ाया हो रहा है हमारे से, कोई समझ में नहीं आती कि यूँ क्यों ज़ाया कर रहे हैं। और हमारे जो एक्स प्लेयर हैं उनको भी आप मौका दें ताकि वो एक ऊपर से एक आई रखें कि यार सिस्टम सही तौर पर जा रहा है या नहीं जा रहा, बजाय इसके कि सारा कुछ नीचे हो रहा है, हर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिस्टम बनाए, फिर कहीं जाके हम सही। ठीक है, इकबाल कासिम साहब ने बहुत अच्छी तरह से मामले को समेटा है कि एक अम्ब्रेला ऑफ साबिक क्रिकेटर्स होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। है तो सही, लेकिन वो साबिक क्रिकेटर्स ही फोकस्ड ऐसा नज़र नहीं आता कि हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ काम करते रहते हैं। खैर ठीक है, काम करना उनका हक़ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए तमाम ही क्रिकेटर्स को जुड़कर आना होगा, अपने मशवरे देने होंगे, फिर उनके मुताबिक पाकिस्तान के जो भी क्रिकेट बोर्ड के हुक्मरान हैं वो उस पर अमल करें। ये सूरत हाल है। बाकी अभी एक मुकाबला बाकी है पाकिस्तान का, वो भी हो ले तो फिर ज़रा खुलकर बात होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और इकबाल कासिम साहब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।